नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पुलिस ने नशे के विरुद्ध मैराथन दौड़ का किया आयोजन। भारत में पूंजीवादी का राज, बेरोजगारी चरम पर, कहा गुरनाम चढ़ूनी ने। अब स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे अखबार। टीडीएस का नया शेड्यूल, अधिकारियों ने नई स्कीम की दी जानकारी। साइकिल रैली निकालकर नशा मुक्ति का दिया संदेश। आई फ्लू से बचने के लिए दूसरों के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। पत्रकार देवव्रत वशिष्ठ की पुण्यतिथि पर सामाजिक संगठनों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरण कुमार ने शिरकत की और मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ से पहले पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जिसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के साथ साथ विभिन्न ग्राम पंचायत और पार्षदों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक वाई पूरण कुमार ने कहा कि इस मैराथन का मकसद हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है और पुलिस का लक्ष्य है कि नशा को हरियाणा से खत्म किया जा सके। आईजी वाई पूरण कुमार ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा पुलिस के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया। इस मैराथन दौड़ में युवाओं ने 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस और भिवानी इसमें अपना पूर्ण योगदान निभा रहा है। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो भिवानी शहर का चक्कर लगाते हुए सेठ किरोड़ीमल पार्क पर ही समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में 306 ग्राम पंचायत और 31 वार्डों के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने नशे के दुष्प्रभाव के प्रति अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सरपंच है जिन्होंने अपने गांव नशा मुक्त किए हैं और उसमें सहयोग किया है। उन सभी सरपंच का आईजी साहब सर्टिफिकेट देकर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और ये सभी थाना से जितने भी हमारे सरपंच, एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजा दीजिए, एक बारी जोरदार तालियां। जो समाज बहुत बड़ा सहयोग है जो यहाँ पर आई है और कदम कदम पर पुलिस का सहयोग करती रहती है नशे को रोकने के लिए, उनका भी तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो भी मंच पर आकर मान सम्मान प्राप्त करें। व्यापार संगठन के प्रधान हैं। जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिक मना रहे हैं, पूरे हरियाणा स्टेट में मना रहे हैं, और इसी के तहत भिवानी में भी जिन गांवों में ड्रग फ्री डिक्लेयर किया गया, उन सरपंचों को सम्मानित किया गया। और उसी स्तर पे जो बच्चों का रन अगेंस्ट ड्रग्स था, वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया, जिसमें करीब 1000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी जो एसपी साहब है हमारे मनवीर सिंह जी और डीसी साहब महावीर कौशिक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इनसे ये भी प्रण लिया कि जो ड्रग फ्री हो गया है गांव,
वो दोबारा ड्रग प्रवलित ना हो, उसका भी सावधानी रखेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। सर, आगे भी पुलिस के द्वारा किस तरह के अभियान चलाते रहे हैं? ये कंटिन्यूस प्रोग्राम में चलता रहेगा। जैसे अभी पीछे डीजीपी साहब आए थे 14 तारीख को, वहाँ पर दादरी को ऑलमोस्ट 100% डिक्लेयर करने के कगार पे है। इसी तरह एक सारे डिस्ट्रिक्ट ड्रग फ्री घोषित होंगे। सर, प्रदेश भर में पुलिस के द्वारा नशे को धरपकड़ को लेकर के आरोपियों को किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? आपको पता ही है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एफर्ट्स कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और ये बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करने की हरियाणा पुलिस दुरुस्त काम कर रहा है। सर, वो सूचना देता है उसके ऊपर आज का जो कार्यक्रम इसका आयोजन किया है, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा जो अभियान है वो चलाए हुए है। आपने देखा पीछे अप्रैल माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार से साइक्लोथॉन है उसको रवाना किया था और साइक्लोथॉन है वो सभी जिलों से होती हुई उसका समापन है वो सिरसा में हुआ था। उसी कड़ी में जो जिला प्रशासन भिवानी है वो समय समय पर इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहता है। हम सब ने मिलके ये संकल्प लेना है कि हम जिला भिवानी को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाएं। जो अभिभावक हैं उनसे मेरा निवेदन ये है कि जो नशे की लत है वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे 10वीं 11वीं से स्टार्ट लेकर कॉलेज तक ऐसे बच्चे हैं वो नशे के ज़्यादा प्रोन होते हैं। शुरू में जो नशा है वो एक वैसे ही चाव के लिए, देखने के लिए और अनुमान लगाने के लिए शुरू किया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें। अपने बच्चों के व्यवहार में अगर किसी तरह कोई बदलाव देखते हैं तो तुरंत उसकी काउंसलिंग करवाएं ताकि जो हमारा युवा है वो नशे से दूर रहे और जो हरियाणा सरकार की जो मुहिम है नशा मुक्त हरियाणा, योग मुक्त हरियाणा, उसको हम पूरा कर सकें। सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज के मुख्य अतिथि हमारे आईजी रोहतक रेंज भाई पूर्ण कुमार सर, डीसी साहब, बीएसओ साहब, कर्नल साहब, कर्नल कुट्टी और हमारे सभी शहर के गणमान्य व्यक्ति, बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सारे, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब ने और हमारे बुलावे पर काफ़ी सरपंच और शहर के जो वार्ड्स हैं उनके भी प्रतिनिधि आए हैं चुने हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए हैं और आपने इस नशे के खिलाफ जो हमारी हरियाणा सरकार की मुहिम है उसमें अपना समर्थन देने की जो आपने कोशिश की है यहाँ आकर, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज के दिन हम इस नशे के खिलाफ दौड़ है उसको पार्टिसिपेट करके कामयाब बनाएं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वर्तमान सरकार की कमियों को गिनवाते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। वे यूनियन के कार्यकर्ताओं व भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी जिले के किसानों की मीटिंग लेने भिवानी पहुंचे थे। मीटिंग में किसानों के स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया तथा अधिकारियों से मिलकर समस्याओं को दूर करवाने की बात कही। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि विदेशों से समझौते कर सरकार आयात को छुपा रही है, देश के सामने नहीं रख रही। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार आयात को कम कर रही है। इसका यह मतलब होगा कि खाद्यान्न भारत में जो आएगा वह सबसे सस्ता आएगा, जिसका टारगेट 10 लाख करोड़ का है, बाकी सामान का 5 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा कि इससे किसानी मंडियों व लघु उद्योग समाप्त हो जाएंगे, जबकि भारत की आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जो हाईवे बन रहे हैं उनके नजदीक बाजार भी बनने शुरू हो गए हैं, जो कि बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। 10 या 5 किले जमीन का बाजार तो बनेंगे ही और ऑनलाइन कंपनियां भी मार्केट को 10% का कारोबार खा चुकी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी का आलम है, भारत देश में कोई काम नहीं है। देश का युवा देश को छोड़कर विदेश में जा रहा है और भारत के पास जो था वह कॉरपोरेट को लुटाया जा रहा है। पिछले 10-11 सालों में 16 लाख करोड़ बड़ी कंपनियां व पूंजीपतियों का रुपया माफ किया गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत में पूंजीपतियों का राज है।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। और यहाँ पे पदाधिकारी हमारे सामने राकेश जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, तो और भी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जो देश के लिए जो नए आफत आ रही है, जो विदेशों से समझौते कर रहे हैं और उसमें आयात कर कम कर रहे हैं, जिसमें 7 फसलें हैं, सेब है, मीट है, दूध है, और जहां तक सुनने में आ रहा है, क्योंकि सरकार तो छुपा रही है, जो बात चल रही है सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए, तो वो देश के सामने नहीं रख रहे। हमारे अधिकारी पिछले लंबे टाइम से अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्री जी भी वहां पे कई दिन लगा के आए हैं। तो जो सुनने में आ रहा है कि आयात कर जो है बाहर से कम करेंगे, और अगर आयात कर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका या और जो दूसरे देश हैं उनसे सस्ता खाद्यान्न भारत में आएगा, और उसका इनका जो टारगेट बता रहे हैं कि केवल खाद्यान्न का 10 लाख करोड़ का है, और जो बाकी सामान है तो 5 लाख करोड़ का उसका है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ की खेती बिल्कुल खत्म होगी, और क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर या दो दूसरे देशों के अंदर बड़े प्लॉट हैं, बड़ा किसान है, और आबादी उनकी कम है, कम आबादी में भी थोड़े लोग खेती में हैं। हमारी तो आधी आबादी खेती पे जीवित है। तो अगर बाहर से सस्ता आयात होता है और इतनी बड़ी भारी मात्रा में होता है, तो फिर ये मानो कि भारत का किसान और किसान से जुड़े धंधे, चाहे उसमें मंडियां हैं, चाहे उसमें कोई छोटे फैक्ट्री है, चाहे उसमें ये कह लीजिए कि छोटे दुकान वाले हैं, वो सारे जो हैं उनका सारा कारोबार खत्म होगा। और उसके साथ साथ, ये तो किसान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जैसे अब हाईवे बन रहे हैं और हाईवे के नज़दीक बाजार बनने शुरू हो गए हैं। बड़ी कंपनियां उन बाजारों को बना रही हैं, कहीं 10 किले का, कहीं 5 किले का, तो वो बाजार को खाएंगे। और जो ऑनलाइन कंपनियां आ गई हैं मार्केट में, अभी 10% कारोबार तो भारत का खा चुकी हैं दुकान वालों का। अभी और आगे बढ़ेगा तो दुकान वाले भी सारे के सारे खाली होकर सड़कों पे आएंगे। और बेरोजगारी का हाल यहाँ पे पहले ये है कि यहाँ भारत में कोई काम तो है ही नहीं, और यहाँ पे जो युवा है वो देश छोड़ के विदेशों को जा रहा है, और उसके ऊपर जो भारत के पास है वो भी सारा कारपोरेट के ऊपर लुटाया जा रहा है। पिछले 10 से 11 साल के अंदर 16 लाख करोड़ बड़ी कंपनियों का, बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, और अमीरों के पास धन बेतहाशा बढ़ रहा है। अभी 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। तो ये समानता कहाँ हुई? ये तो पूंजीवाद का राज हो गया। और जब आदमी गुलाम होता है, जब उसके पास कुछ खाने को नहीं होगा, तो वो सरकार का गुलाम होगा या वो बड़े पूंजीपतियों का गुलाम होगा। तो और आप देख रहे हैं उसका नतीजा हमारे सामने आना भी शुरू हो गया है। आप हरियाणा में देखो कि उस बेरोजगारी की वजह से कितनी जो है वो गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, कितने जेलों में संख्या बढ़ रही है उसकी वजह से। तो अगर उनको काम मिले बाहर उनके करने के लिए, कोई काम, उनकी जिंदगी ठीक गुजरे, तो कौन जेल में जेल काटना चाहेगा, कौन खतरा मोल लेना चाहेगा? अब आप देख रहे हैं रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज गैंगस्टर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में अब सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी अखबार पढ़ते नजर आएंगे। इससे बच्चों में समसामयिक घटनाओं की जानकारी, सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करवाया जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को समसामयिक घटनाओं से लेकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी।
समाचार पत्र पढ़ने से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा और इसके अलावा उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा और वे उन घटनाओं पर अपनी राय व्यक्त करेंगे जो उनकी विचारशीलता को प्रोत्साहित करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस कदम को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा समसामयिक विषयों के बारे में जानेगा तो वह समाज के लिए उपयोगी होगा, इसलिए बच्चों को अपने विषय अनुरूप पढ़ाई के साथ साथ समाज, अपने परिवेश और राष्ट्र के बारे में भी जानना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा लिया गया एक सराहनीय कदम है। हमारे बच्चे ट्रू सेंस में एजुकेशनिस्ट होकर उभरने चाहिए। एजुकेशन का उनमें समावेश परिलक्षित होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा अगर समसामयिक विषयों के बारे में जानेगा तो वो समाज के अधिक उपयोगी होगा। तो न केवल बच्चे पढ़ाई जो विषयानुरूप पढ़ाई है, बल्कि अपने समाज को भी जाने, अपने परिवेश को भी जाने, अपने राष्ट्रीयता को भी जाने और जो है समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी थोड़ी सी झलक उन्हें होनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। सराहनीय कदम। इस पत्र के अनुसार हमें अवेयर करना है अपने बच्चों को और आदेश दिए गए हैं कि अवश्य ही पढ़वाया जाए। तो विद्यालयों के मुखियाओं को बीओ के माध्यम से निर्देशित कर दिया जाएगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको अच्छे से जो है लागू करवाया जाए, ताकि बच्चे अच्छे से परिवेश समसामयिक विषयों को जान सकें। भिवानी में इनकम टैक्स विभाग द्वारा लोगों को टीडीएस की नई स्कीम के लिए जागरूक किया गया, साथ ही टैक्स भरने के लिए लोगों को जागरूक किया। हिसार कमिश्नरी के इनकम टैक्स अधिकारी सुमन देवी व आईटीओ छवि यादव ने बताया कि टीडीएस सरकार के दिशा निर्देश अनुसार काटा जाता है। उन्होंने बताया कि अब नया शेड्यूल जारी हुआ है। हिसार कमिश्नरी की इनकम टैक्स अधिकारी सुमन देवी व आईटीओ छवि यादव ने बताया कि टीडीएस को लेकर लोगों में कई प्रकार की समस्या थी, इसलिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि अब नया शेड्यूल जारी हुआ है। सरकार यह देखना चाहती है कि नया कोई लेन देन हो तो उसकी जानकारी सरकार को होगी। इसके लिए 1% का टैक्स काटा जाता है। हालांकि रिटर्न भरने के तुरंत बाद यह वापस भी आ जाता है। पवन कुमार भिवानी आईटीओ ने बताया कि आज भी बहुत से लोगों के पैन कार्ड डबल हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। एज अ लेमैन, एज अ प्रोफेशनल, लोगों को, बिजनेस प्रोफेशनल्स को उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस ताकि प्रोविजन की वायलेशन ना हो। अभी स्टेक होल्डर्स के अभी लेटेस्ट जो फाइनेंशियल एक्ट में प्रोविजंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में प्रोफेशनल्स और स्टेक होल्डर को अवेयर करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाएँ और किसी तरह का इनकन्वीनियंस जो स्टेक होल्डर्स को हो सकती है उसको मिनिमम पॉसिबल हम कर सकें। अमेंडमेंट्स के बारे में हम अवेयर करना चाह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2000 मार्च का महीना आता है, फरवरी का महीना आता है, काफी जो है भारी हो जाता है। उस समय ज़्यादा दिक्कत है कि साइट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, दूसरा पैन कार्ड जो है वो अटैच नहीं हो पाते, इससे की समस्याएं ऐसी, उनको क्या हल जो है वो निकाला जाए। सर, जो पैन कार्ड अटैचमेंट का इशू है उसकी साइट्स तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने अभी भी लोगों को अवेयर किया है कि अपने पैन कार्ड आप अटैच कर लीजिए। उसके लिए आपको फरवरी या मार्च तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डे, इवन इट्स द प्रोसेस ऑनलाइन है, रात को 12 बजे भी आपको करना है, देन यू कैन डू। नहीं, हम वही अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि लोग पैन आधार को लिंक करें ताकि दिक्कतें ना आए, डेट तक ना जाए। और साथ में हमने ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि रिटर्न जो अपना टाइम पे फाइल करें, आप जुलाई तक का वेट ना करें, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस या रश जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कि उस टाइम सब दौड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह का आप वेल इन टाइम आप करें कंप्लायंसेस, जितनी जल्दी हो सके आपके पास, पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज का फॉर्म 16 है, दे कैन फाइल रिटर्न। अगर वो करें, बिजनेस प्रोफेशनल्स तो अभी ऑडिट करेंगे सितंबर तक, तो जो जितनी जल्दी हो सके वो अपना प्रोविजंस को फॉलो करें। नहीं सर, हमने मैट्रिक्स नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को भी इनवाइट किया है, बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स भी आए हैं जिनको टीडीएस के बारे में हमने अवेयर किया है। बिसाइड्स अगर जो नॉर्मल जो पर्सन्स हैं उनको हम टाइम टू टाइम मेल्स भेज रहा है डिपार्टमेंट, विद इन टाइम मेल्स जा रही हैं और एसएमएस अलर्ट भी है कि एसएमएस अलर्ट भी भेज रहे हैं हम। जितना भी आपका टीडीएस कटता है तब भी हम एसएमएस भेजते हैं। ड्यू रिटर्न फाइल करने की आती है और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो मई से ही डिपार्टमेंट एसएमएस अलर्ट भेजता है कि आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए, टाइम आ रहा है। और अगर आपकी मेल अब प्रोवाइड करा रखी है आपने, तो मेल पे भी आपको अलर्ट जा रहे हैं। पर क्या नया होने वाला है इस बार की बात है, तो आपका विभाग क्या नया कर रहा है, इससे लोगों को फायदा भी मिलेगा और लोगों को जानकारी भी।
सर इस बार फाइनेंस एक्ट में बहुत से प्रोविजंस हैं जो एसएससी फेवरिंग ही किए गए हैं। रेंट पेमेंट्स पे जैसे टीडीएस का था, जो अमाउंट्स थी वो भी इंक्रीज की है डिपार्टमेंट ने और रेट भी रिड्यूस की है। इसी तरह बहुत से टीडीएस के प्रोविजंस हैं जिनमें लीनियंसी रखी गई है और रेट रिड्यूस किए गए हैं ताकि ट्रांजेक्शन सिर्फ नोटेड डाउन हो सके और स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो। टीडीएस का सर मेन ये एक, पहले लोग टीडीएस के लिए इतने अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सरकार न्यू सेक्शंस लेकर आ रही है। और न्यू सेक्शंस का जैसे एक ट्रैक क्रिएट होता है, एक बायर है एक सेलर है। पहले कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज होती थी वो करके अपने साइड हो जाते थे, लेकिन अब न्यू सेक्शन जो आए ना उनके अंडर 1% सपोज 50 लाख से अगर आपको बाय करनी प्रॉपर्टी, आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, तो उससे क्या वापस मिल जाएगा सेलर को, बायर को, इनको। लेकिन बात यह है वो प्रॉपर्टी की 1% टीडीएस अगर वो डिडक्ट हो गया तो वो चीज़ ट्रैक हो गई। तो अगर आप गांव में हैं, शहर में कहीं भी हैं, कहीं भी परचेज सेल चल रही है, तो टीडीएस सेक्शन इसीलिए इंट्रोड्यूस किया सरकार ने ताकि हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सके। और जैसे एक न्यू सेक्शन लेके आज मैडम ने एक्सप्लेन किया है, उसमें 50 लाख से अब अगर आप कोई भी सेल परचेज करते हैं, आप बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो 1% आपका टीडीएस उसमें डिडक्ट हो गया। ये न्यू सेक्शन है, इसके अंदर भी आपकी जो भी लेन देन है वो भी ट्रैक हो जाएगी। तो ये सरकार की नई पहल है टीडीएस के अंदर लोगों की बिग ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की, उससे ट्रेन करने की। हाँ सर, उसमें बात ये है कि गुस्सा भी इनिशियली उनको लगता है कि भाई ये क्या, हमें पता नहीं, नॉलेज नहीं, हमें नहीं पता था ये। लेकिन जब आगे जाके उनको ये पता नहीं कि वो चीज़ उनको रिफंड बैक होगी। ये सिर्फ ट्रैक के लिए और ये नॉलेज के लिए। मोस्ट पॉपुलर आप वर्ल्ड के कंट्री में रह रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए न्यू चीज़ें जो आती हैं एक बार लोगों को रिफंड सर जब वो रिटर्न भरेंगे उनके 26 से इसमें दिखाई देने लग जाएगा। बायर की ड्यूटी है वो डिडक्ट करना। देखो कोई पैसे बायर ने सेलर को पूरे देने हैं, लेकिन 1% रख लिए उसके, वो सरकार को दे दिए, वो सरकार के चैनल के थ्रू फिर से सेलर को मिल गए। बस एक चैनल क्रिएट हुआ है, पैसे किसी के हम नहीं रख रहे हैं टीडीएस के। ठीक है, जो फेस कर रहे हैं हम लोग, डबल पैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन जनरल। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आधार से लिंक करवा लें, क्योंकि हर एक आदमी के 2-2 पैन बने हुए हैं। पहले कोई वो इस चीज की वो कोई नहीं रखता था, कोई 2 बनवा रहा है, कोई अनिल कुमार शर्मा, कोई इसी हिसाब से। अब आधार से लिंक होने के बाद आपका एक ही पैन रहेगा। और अब मैडम ने बताया अगर पैन आपका वो है इनऑपरेटिव है तो फिर उसकी पेनल्टी बिल्कुल डबल है। मतलब टीडीएस के जो प्रोविजन है ना, जहाँ 2% कटना है, 1% कटना है, वहाँ 20% कट रहा है। तो सबसे जरूरी तो यह पैन का आपका वो एक पैन रखो उसी हिसाब से। ये बहुत ज्यादा अब जब आधार लिंक हो रहा है तो उसी टाइम अब पता लग रहा है किसी ने 2 बनवा रखे हैं, किसी 3। तो ये सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इस तरह का कोई इशू आता है तो इसमें विभाग क्या कार्रवाई करता है? वैसे तो डबल पैन की 10,000 की पेनल्टी है, लेकिन फिर भी लीनियंट व्यू रखा हुआ है कि उसको भाई अपना एक पैन दूसरा डिलीट करवा ले, ये अपने जो भी एफिडेविट वगैरह देके उस हिसाब से जो प्रोविजन है। नशीली दवाओं और एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। रैली शहर के चौक चौराहों से होते हुए अस्पताल में ही समाप्त हुई। डिप्टी सिविल सर्जन रश्मि अरोड़ा ने बताया कि साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली में एनसीसी के बच्चों ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है, इसके विरुद्ध हमें मिलकर लड़ना होगा। डिप्टी सिविल सर्जन रश्मि अरोड़ा ने बताया कि रैली का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वस्थ आदतें और गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। हरजोत कौर ने बताया कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए आमजन को चाहिए कि वह ड्रग्स का सेवन करने व बेचने वालों की सूचना प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग देना होगा, विशेषकर गांव व शहर के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा। नशे की लत युवाओं के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य पर भी कलंक है। उन्होंने कहा कि साइकिल मैराथन भिवानी में विभिन्न स्थानों पर अनेक जागरूकता अभियान कर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं डॉक्टर रश्मि अरोड़ा हूँ। मुझे डिप्टी सिविल सर्जन एड्स का चार्ज मिला हुआ है। आज हम ड्रग अब्यूज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाको टीम की तरफ से हम लोग और मेंटल हेल्थ की तरफ से ये लोग डॉक्टर हरजोत और डॉक्टर विकास यहाँ पर हैं, डॉक्टर साहिल यहाँ पर है, हमारी सारी हेल्थ की टीम यहाँ पर है। आज हमने बच्चों को, एनसीसी के बच्चों को यहाँ रैली के लिए बुलाया हुआ है। हम आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारी रैली जारी है सारी भिवानी की मेन रोड पे, ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके कि ड्रग अब्यूज़ का क्या वो डिटेल के बताने के लिए कि ड्रग अब्यूज़ के क्या गलत
क्या साइड इफेक्ट्स हैं, है ना, उसके बारे में हम क्या क्या सरकार ने हमें फैसिलिटी दी है इस नाको की तरफ से और मेंटल हेल्थ की तरफ से, वो भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। एड्स के बारे में हम आपको, जैसे ड्रग अब्यूज में मेन ये होता है, जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं मेन उसमें होता है कि आईवी ड्रग से मान लो कोई एक HIV संक्रमित मरीज ने या बंदे ने एक किसी आईवी ड्रग से अपने उससे इंजेक्टेबल कुछ उसने ड्रग यूज करी, उसको बिना उसको डिस्कार्ड करे फेंक दिया, उसी से दूसरे किसी बंदे ने वही यूज कर अगर सेम उसी ने भी सेम ड्रग ली तो ये आपस में ऐसे फैलने के चांसेस होते हैं। मेनली ड्रग अब्यूज का यही है कि इकट्ठे ग्रुप में ही करते हैं जो लोग करते हैं, तो उसी को हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है कि किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। और अगर बाई चांस किसी को हो गया HIV, उसको टेस्टिंग के दौरान पता चलता है तो सरकार की तरफ से HIV का जो ट्रीटमेंट है पूरा फ्री है, उनकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए भी इवन पेंशन भी मिलती है HIV के पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग। तो फैमिली में उसके सारे मेंबर्स का हम टेस्ट करते हैं, जैसे अगर मान लो हस्बैंड को निकला है तो उसकी वाइफ का टेस्ट करते हैं, बच्चों का टेस्ट करते हैं, और अगर निकलता है तो हम उसकी दवाई शुरू करते हैं, लाइफ लॉन्ग उसकी दवाई फिर फ्री मिलती है, और बीच बीच में उसका वायरल लोड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी बाकी टेस्टिंग भी कराते हैं, क्योंकि HIV के पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उसको अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, तो उसका पूरा हम बताते हैं। जब भी वो आता है तो उसके हमारे अलग अलग काउंसलर बने हुए हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है टेस्टिंग से पहले भी बाद में भी, और उसको समझाया जाता है कि घर के सभी जो लोग उसके साथ हैं, जैसे बच्चे हैं, उसकी मदर है, पेरेंट्स हैं, सभी की हम उसके फैमिली में इनको हम बोलते हैं सबकी इंडेक्स टेस्टिंग कराते हैं, क्योंकि इंडेक्स में ही निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको फिर हम टेस्टिंग करके जिनका आता है उनको भी ट्रीटमेंट। मेरा नाम डॉक्टर हरजोत कौर पाबला है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पंडित निकीराम मेडिकल कॉलेज भिवानी में, और आज हम यहाँ पे सारे जो इकट्ठा हुए हैं, पहले तो मैं मीडिया का थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये पूरी दुनिया में आज 26 जून जो है वो ड्रग डी एडिक्शन, जो नशा मुक्ति के खिलाफ हमारी जंग है, उसके लिए हर साल मनाया जाता है, और इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल है इसमें 10 बेड्स अवेलेबल हैं, तो एक टाइम पे 10 पेशेंट हमारे पास होते हैं, जो पूरी ट्रीटमेंट उनकी फ्री में है, और साथ में जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ, बेड जो है सारा कुछ मुफ्त इलाज किया जाता है। आम करके हम 14 दिन का डिटॉक्स मानते हैं कि 14 दिन में पेशेंट यहाँ से ठीक होके जा सकते हैं, पर हर केस में ये अलग अलग होता है, हो सकता है कम दिन भी लगे। और सेवाएं बहुत अच्छी हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास, उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, काउंसलर्स हैं, और नर्सिंग स्टाफ भी हमारा जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इन दिनों आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आई फ्लू के मरीज ज्यादा होने के कारण इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बढ़ने का कारण एक दूसरे के रुमाल व तौलियों का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि एक दूसरे के रुमाल व तौलियों का इस्तेमाल ना करें जिससे इन्फेक्शन हो। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर एडविन रंगा ने बताया कि प्रतिदिन 20 से 25 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। हरियाणा में मौसम के कारण आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में एक तरह की फुंसी निकल जाती है, जिसकी वजह से आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होने की समस्याएं आती हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के डॉक्टर एडविन रंगा ने बताया कि प्रतिदिन 20 से 25 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए एक दूसरे के रुमाल का प्रयोग ना करें और दवाई का इस्तेमाल करें। अभी जो है यूजुअली देखने में आया है कि बरसात के बाद हमारा आई फ्लू के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है हमारा। तो हमारी ओपीडी भी नो डाउट बढ़ी है, ना नहीं कह सकते, हर रोज़ मरीज 15 से 20 तो आ ही रहे हैं आजकल। तो इसमें है क्या कि जो आई फ्लू है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारा। इसमें होता क्या है कि मरीज की आंखें चिपकती हैं, जब वो सुबह उठता है तो उसकी आंखें बिल्कुल चिपकी हुई मिलती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं हमारी, आंखें सूज जाती हैं हमारी, आंखों में अजीब सी एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, इंसान को चैन नहीं पड़ता, पानी गिरता रहता है। बहुत बार तो उसको धूप में जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है कि हमारी आंखें चिपकनी शुरू हो जाती हैं और दर्द होता है। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारी जो देसी दवाइयां हैं वो यूज ना करें, क्योंकि लोग जाते हैं कहते हैं भी घी डाल लो तो ठीक हो जाती हैं, कोई कहते हैं इस पर जी फिरवा ले तो ठीक हो जाती हैं। ऐसा कुछ ना करें, हमारे आई सर्जन के पास जाएं और प्रॉपर इलाज लें। और इसमें मेन क्या है कि हमें इसके स्प्रेड को फैलने से बचाने के लिए सावधानियां बरतनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। किसी के घर में भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या क्या सावधानियों को बरतना चाहिए।
जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो नंबर 1 जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हो रहा है उसको भी अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो के रखें, और जिसने दवाइयाँ डालनी है वो भी अच्छे से हाथ धोए, मिनिमम 20 सेकंड के लिए हाथ धोए। हरियाणा की पत्रकारिता के पितामह पत्रकार व लेखक पंडित देवव्रत वशिष्ठ की 13वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा ने हर वर्ष पंडित देवव्रत वशिष्ठ के नाम पर एक पत्रकार को अवार्ड देने की घोषणा की। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने कहा कि स्वर्गीय देवव्रत वशिष्ठ का पूरा जीवन सादगीपूर्ण एवं ईमानदार पत्रकारिता को समर्पित रहा। उन्होंने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनेताओं से निकटता होने के बावजूद भी किसी तरह का राजनीतिक आर्थिक लाभ न लेकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने कहा कि स्वर्गीय वशिष्ठ बहुत ही अनुशासन प्रिय व दृढ़ निश्चय वाले पत्रकार थे। पूर्व प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता के दायित्व निर्वहन करते समय कभी भी आर्थिक लाभ हानि को नहीं देखा। पत्रकारिता में उन्होंने अपने पिता पंडित रविंद्रनाथ वशिष्ठ के साथ 19.5 वर्षों से अधिक लंबी अवधि तक जेल भी काटी। स्वर्गीय देवव्रत वशिष्ठ के पुत्र एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री भगवान वशिष्ठ ने कहा कि उनके पिता का जीवन बड़ा ही सादगीपूर्ण, स्पष्टवादी, अनुशासन प्रिय व समय के महत्व को स्वीकार करने वाला रहा। भिवानी के पत्रकारों ने इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और देखिए, देवव्रत वशिष्ठ जी की आज पुण्यतिथि थी और सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार भाइयों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने एक सहकर्मी को और उनको आज याद किया। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। देवव्रत जी सिद्धांती आदमी थे और पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने जो पहला था वो भोपाल में जाके सीखा। नवप्रभात पेपर का नाम उनके ने भी जैसे यहाँ पे बताया, और वो अच्छा जो है लेख लिखते थे। मुझे पुराने वो लेख याद है उनके जो औरंगाबाद के बारे में उन्होंने ऐतिहासिक लिखा और कल्याण में भी उनके पत्र छपे और वो समय के बड़े पाबंद थे और वो लेखन में काफ़ी डूबे हुए थे। अपने सिद्धांतों के अनुरूप उन्होंने दैनिक चेतना को साप्ताहिक चेतना से इसको दैनिक चेतना बनाया और जो पत्रकारिता थी उनके मूल्यों को उन्होंने जीवन भर निभाया। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी और मैंने वो भी कुछ समय देखे हैं जब वो इमरजेंसी में मीसा के अंदर वो गिरफ्तार हुए और जेल के अंदर बंद थे और उनके पिताजी वहाँ पे रोहतक मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे। मुझे भी नानाजी देशमुख, पीलू मोदी, ठाकुर वीर सिंह और अन्य अनेक बड़े बड़े नेताओं से मुझे भी मिलने का मौका मिला। करीब महीनों तक वो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में थे। तो हम लोग हर शाम उनके पास कुछ ना कुछ समय मरीज देखने के बाद लगाते थे। तो ये कुछ इंप्रेशंस हैं जो नानाजी देशमुख कहते थे कि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि वो जीवित घर पहुंच जाएंगे इमरजेंसी के बाद। नानाजी देशमुख कहते थे जब सवेरा होता है तो उससे पहले रात और ज़्यादा घनी काली हो जाती है। आप विश्वास रखिए ये सवेरा होगा। और उसके कुछ दिन बाद ही हमने देखा कि इमरजेंसी टूट गई और ये सब लोग रिहा हो गए और फिर जनता पार्टी का राज हो गया। अपने पिता के साथ पंडित रविंद्रनाथ जी वशिष्ठ के साथ उन्होंने 1957 में जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था और साप्ताहिक चेतना के नाम से समाचार पत्र लिखा। पूरा जीवन उन्होंने जो है अपने कुछ सिद्धांत जीवन के बना रखे थे। एक तो समयबद्धता का, एक अनुशासन का, एक साफ सुथरे कपड़ों में रहने का। उसके अलावा उन्होंने मितव्ययतापूर्ण जीवन जिया सारी जिंदगी। लेकिन अध्ययन जो है उनका एक नियमित जीवन का एक हिस्सा था। कभी भी वो मेरे को यूं नहीं दिखाई दिए कि 7-7, 8-8 अखबार मंगवाया करते। निरंतर अखबारों को पढ़ा करते और आखिरी समय तक उनने जो है ना इंग्लिश के और हिंदी के अखबारों को खूब पढ़ा। उनके पढ़ने का अर्थ ये नहीं था कि भाई वो पढ़ के किसी को दिखाने थे। उनका अर्थ ये था कि भाई उसका अध्ययन करके अगले दिन के लिए अपने लिए क्या चीज उसमें से सीखें। वो साफ सुथरा इसी कारण से था कि उनकी माँ ने जो उनको सिखलाया था जीवन उसी पद्धति पर उन्होंने अपना व्यतीत किया और अपने जो नियम उन्होंने धारण किए उससे वो कभी भी नहीं डगमगाए।
किसी भी स्वार्थ की पत्रकारिता नहीं की, किसी तरह की कोई भी अपनी सारी जिंदगी 80 वर्ष के जीवन के अंदर उन्होंने 53 साल के आसपास पत्रकारिता के अंदर बिताया था, लेकिन 53 साल में पूरा जीवन बेदाग रखा उन्होंने। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाली। जिसके घर पे मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित, सुषमा स्वराज, रामविलास शर्मा, डॉक्टर मंगल सेन, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी के भाई आए हैं घर पे, मतलब जिसके पास में इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हों, लेकिन उन्होंने किसी भी राजनेता के पास में जाके कोई भी महत्वाकांक्षा न कभी जाहिर की और न ही उनकी मंशा में था। साफ सुथरा बेदाग उन्होंने पूरा जीवन जिया। और मेरे को भी एक बात कहा करते कि जिसके घर खुद राजा आता है उसको दूसरे के जाने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज क्या थी कि उनको ये समय का जो समयबद्धता थी ना, उसमें वास्तव में मतलब वो डीसी की भी कोई मीटिंग होती, डीसी जब तक मीटिंग नहीं करता कि जब तक वो चेतना वाले नहीं पहुंच जाए। लेकिन अगर डीसी लेट है तो पंडित जी ने तो यही कह दिया करते कि नहीं, आप अपने समय के जो है प्रति जिम्मेवार नहीं है, मैं नहीं रुक सकता ज्यादा। बहुत अनुशासन प्रिय जीवन जिया, सारी जिंदगी उन्होंने पत्रकारिता के अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं किया। और अब चलते चलते भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 27 जून को शुरू होगी। हर साल की तरह इस बार भी उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। हर वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि इस रथ का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे रथ त्योहार और श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन 5 जुलाई को होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी होने के जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी और गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा के पहले दिन छेरा की रस्म की जाती है। प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिसके दौरान उड़ीसा के महाराज सोने की झाड़ू के रथ की सफाई करते हैं। इस सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करने की प्रक्रिया को छेरा की रस्म कहा जाता है और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। फिर भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं। इसके बाद 1 जुलाई को हेरा पंचमी की रस्म की जाएगी। 4 जुलाई को रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर में जाएगी, जिसे बहुड़ा कहा जाता है। फिर 5 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आएंगे। वहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकले। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी गुंडीचा के घर गए और वहां 7 दिनों तक रुके। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पुलिस ने नशे के विरुद्ध मैराथन दौड़ का किया आयोजन। भारत में पूंजीवादी का राज, बेरोजगारी चरम पर, कहा गुरनाम चढ़ूनी ने। अब स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे अखबार। टीडीएस का नया शेड्यूल, अधिकारियों ने नई स्कीम की दी जानकारी। साइकिल रैली निकालकर नशा मुक्ति का दिया संदेश। आई फ्लू से बचने के लिए दूसरों के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। पत्रकार देवव्रत वशिष्ठ की पुण्यतिथि पर सामाजिक संगठनों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।